नमस्कार दोस्तों, आज हम एमएसएमई से रिलेटेड इनकम टैक्स के प्रोविज़न के बारे में चर्चा करेंगे। उसमें जानेंगे कि अभी भारत सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एक नया क्लॉज इंसर्ट किया है जो ये कहता है कि एमएसएमई को पेमेंट टाइम पे करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो अमाउंट है वो आपकी इनकम में एडेड बैक हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब ये क्लॉज क्या है, किस में ऐड हुआ है, क्या है, इसका हम आगे वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने इस क्लॉज को सेक्शन 43B में ऐड किया है। पहले बात आती है कि 43B कहता क्या है। इनकम टैक्स का एक प्रोविजन है सेक्शन 43B जो ये कहता है कि आपके कुछ खर्चे, स्पेसिफिक खर्चे दे रखे हैं, वो आपके एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे ही अलाउड होंगे। अब तक क्या होता था, जैसे मान लीजिए आपने परचेस करी, आपने पेमेंट नहीं किया, अपना अमाउंट को सप्लाई क्रेडिटर्स में खड़ा है, तो आपका परचेस अलाउड हो जाती थी। खर्चा है, आपने पेमेंट किया नहीं किया, वो खर्चा अलाउड हो जाता था। अब लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, सेक्शन 43B में एक नया क्लॉज H जोड़ दिया जो कहता है कि एमएसएमई को पेमेंट टाइम पे किया जाएगा, अदरवाइज वो एक्सपेंडिचर आपको अलाउड नहीं होगा, आपकी इनकम में जुड़ जाएगा। अब बात आती है कि सेक्शन 43B में अब तक तो गवर्नमेंट के ड्यूज आते थे, अब ये एमएसएमई को इसमें लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो दोस्तों, गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमई को प्रमोट किया जाए। एमएसएमई को प्रमोट कैसे होगा, गवर्नमेंट ये कहती है कि एमएसएमई को यदि टाइम पे पेमेंट मिलेगा, पेमेंट साइकिल उसका फास्ट रहेगा, तो उसका बिजनेस टर्नओवर भी तेज घूमेगा और वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। कैसे? जो पेमेंट अब तक उसको मान लीजिए 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने में मिलता था, अब इस प्रोविज़न के कारण अपने बायर, जो भी सप्लायर को, अपने को पेमेंट विद इन 45 डेज करना ही पड़ेगा। इससे एमएसएमई में जो भी रजिस्टर्ड अपने बिजनेसमैन हैं उनको टाइम पे पेमेंट मिलेगा, इससे उनका रोटेशन जल्दी घूमेगा। ये गवर्नमेंट अपने एमएसएमई को बेनिफिट देना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस सेक्शन 43B में एमएसएमई से रिलेटेड प्रोविज़न को इंक्लूड किया। अब बात आती है कि एमएसएमई होता क्या है। एमएसएमई होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, लेकिन ये जो पेमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न है ये केवल माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज पे ही लगेंगे, मीडियम एंटरप्राइजेज पे प्रोविज़न नहीं लगते। अब बात आती है कि इस सेक्शन से रिलेटेड बिजनेसमैन के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन है, काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी मिस फैले हुए हैं कि भाई कैसे होगा, ये होगा, वो होगा, नहीं होगा। तो अपन उसी को डिस्कस कर रहे हैं। कई प्रैक्टिकल क्वेरीज मेरे पास आई है, तो कोशिश ये रहेगी कि जितनी भी क्वेरीज आई है उनको अपन पॉइंट वाइज एक एक को डिस्कस करें, ताकि जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो सकें। तो सबसे पहला एक डाउट आता है कि सर इसमें 2 डेट आ रही है, 15 दिन, 45 दिन, ये क्या इशू है। तो 15 दिन 45 दिन का गवर्नमेंट ने ये किया है कि यदि बायर और सप्लायर के बीच में कोई एग्रीमेंट है तो आपको विद इन 45 डेज पेमेंट करना पड़ेगा। अगर बायर सप्लायर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपको विद इन 15 डेज पेमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो खर्चा आपको अलाउड नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि सर इसमें ट्रेडर का कुछ इशू सुनने में आया कि ट्रेडर को इसमें कंसिडर नहीं किया है, लेकिन ट्रेडर का एमएसएमई बनता है, ये क्या इशू है। इसका ये है कि पहले एमएसएमई में मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर ही इंक्लूडेड होते थे, लेकिन 2021 में गवर्नमेंट ने ट्रेडर्स को भी इसमें इंक्लूड कर दिया कि ट्रेडर भी अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करा सकता है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकता है। लेकिन सर जब एमएसएमई में ट्रेडर रजिस्टर्ड हो गया तो उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट में उसका कई कन्फ्यूजन चल रहा है कि पेमेंट में ट्रेडर को कंसिडर नहीं करना है। उसके लिए 2021 में गवर्नमेंट ने सर्कुलर किया था कि एमएसएमई में जो भी पेमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं वो ट्रेडिंग कंसर्न पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसी के कारण से इनकम टैक्स में भी अगर ट्रेडिंग कंसर्न को आप पेमेंट नहीं करते तो ये प्रोविज़न आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा। इस वजह से मार्केट में चल रहा है कि ट्रेडिंग कंसर्न है तो उसको पेमेंट विद इन 45 डेज करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अब बात आती है कि सर एक बार मान लीजिए मैंने पेमेंट नहीं किया तो मेरा जो खर्चा है वो डिसअलाउड हो जाएगा, लेकिन कभी मुझे अलाउड ही नहीं होगा क्या। तो उसका जवाब है दोस्तों, ये सेक्शन जो कहता है वो आपको खर्चा अलाउड करेगा, लेकिन खर्चा पेमेंट बेसिस पे अलाउड होएगा। अब फिर एक मेरे कस्टमर से बात हुई, क्लाइंट से बात हुई, उसका कहना था कि सर अगर मान लीजिए खर्चा अलाउड हो रहा है, आज नहीं कल हो रहा है, तो क्या दिक्कत है, क्यों लोग परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों उसमें ऐसा है, मान लीजिए आज मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करते हैं, मैंने बिजनेस चल रहा है और उसमें मेरा प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए, लेकिन मेरी कुछ एक परचेज थी एक सप्लायर से 20 लाख रुपए की, जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया। अब क्या होगा, मैं जब रिटर्न भरूंगा तो मैं दिखाऊंगा इनकम फ्रॉम बिजनेस 10 लाख रुपए। अब मैंने जबकि मेरे 20 लाख रुपए का पेमेंट नहीं किया और वो एलिजिबल था, तो वो मेरी 20 लाख रुपए इनकम में जुड़ जाएंगे, तो मेरी इनकम हो जाएगी 10 लाख प्लस
एडिशन डिसलोबल अंडर सेक्शन 43B 20 लाख रुपए, तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा 30 लाख रुपए पे, जबकि मेरी इनकम थी 10 लाख रुपए। अब मेरा टैक्स 30 लाख पे लग गया। अब मान लीजिए अगले साल मैंने उस 20 लाख का पेमेंट कर दिया, तो 20 लाख मेरे अगले साल अलाउड हो जाएंगे। अब मान लीजिए अगले साल मेरा प्रॉफिट आया 25 लाख रुपए, तो ये 20 लाख रुपए मेरे जो थे, जो पिछली बार के डिसअलाउड थे, वो नेक्स्ट ईयर में मुझे एज ए डिडक्शन अलाउड हो जाएंगे। अगले साल की जब मैं रिटर्न भरूंगा उसमें दिखाऊंगा कि इनकम फ्रॉम बिजनेस 25 लाख रुपए लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 43B एज डिसअलाउड अर्लियर, तो उसमें 20 लाख लेस हो जाके नेट 5 लाख पे टैक्स लगेगा। लेकिन इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी वर्किंग कैपिटल पे, आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होगी। जो टैक्स आपको आज नहीं देके 2 साल बाद या 3 साल बाद देना था, उस पर टैक्स आपने आज दे दिया ज़बरदस्ती। आपको खर्चा अलाउड हो गया, लेकिन ज़बरदस्ती टैक्स तो आज लग गया, आपकी कैपिटल तो ब्लॉक हो गई। तो इसलिए इसमें आपको पेमेंट टाइम पे ही करना है। अब एक बात आती है कि मान लीजिए सप्लायर और बायर्स दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई अपन माल लेंगे और अपन एक क्रेडिट पीरियड जो है 3 महीने का रखते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? भाई अब जब बायर और सेलर दोनों ही राजी हैं, मियाँ बीवी दोनों राजी है, तो क्या करेगा काजी? भाई एक कस्टमर का ये भी आया कि सर हम दोनों ही राजी हैं, दोनों रिटर्न में एग्रीमेंट कर रहे हैं, तो उसमें किसी को क्या दिक्कत है? गवर्नमेंट को क्या आपत्ति है? तो फ्रेंड्स उसमें ऐसा है कि अगर बायर और सेलर दोनों आपस में एग्रीमेंट कर भी लेते हैं तो भी आपको पेमेंट 45 डेज में करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा एक्ट में लिखा है और आप दोनों का एक एग्रीमेंट एक्ट को ओवररूल नहीं कर सकता। इससे बेसिक प्रिंसिपल दैट एक्ट ओवरराइड्स द जनरल एग्रीमेंट। जो एक्ट में लिखा है वो मानना ही पड़ेगा। अब चाहे दोनों आप 7 दिन, 3 महीने, 6 महीने का एग्रीमेंट कर लेते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको विदिन 45 डेज पेमेंट करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लीजिए मैं ऑडिट में हूँ और मैं ऑडिट नहीं कराता, तो इस केस में ये है कि अगर आप ऑडिट नहीं कराते तो एक सेक्शन 44 AD है जिसमें एक टर्नओवर की लिमिट है 2 करोड़, 3 करोड़ और आगे भी 5 करोड़ है, जिसमें अगर आपकी रिसिप्ट बैंकिंग चैनल के थ्रू है तो आप अपनी इनकम 44 AD में भर सकते हैं। अगर आप 44 AD में अपनी रिटर्न भरते हैं तो ये प्रोविज़न आप पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सेक्शन 44 AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपनी रिटर्न दाखिल करते हैं तो सेक्शन 43B के जो प्रोविजन है वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये आप एक रास्ता सोच सकते हैं, ये एक रास्ता है, बिल्कुल है, ठीक है। अब बात आती है कि सर मान लीजिए मैंने माल लिया लेकिन माल में कई बार डिफेक्ट भी आ जाता है। अब गवर्नमेंट तो मुझे बांध दिया कि भाई आपको 45 दिन में पेमेंट करना ही करना है, अब लेकिन माल में डिफेक्ट है, अब मैं पेमेंट कर दूँ, सामने वाला सप्लाई मेरे से माल वापस नहीं लेगा, तो मैं क्या करूँगा उस स्थिति में? उस स्थिति में आपको एक चीज़ करनी है, जैसे ही माल आपके पास आया और आपको लगा कि इसमें डिफेक्ट है, तो आपको एक रिटर्न में कंप्लेंट देनी है अपने सप्लायर को कि आपका जो माल आया था उसमें ये शिकायत है और आपको रिटर्न कंप्लेंट देनी है। अब उससे क्या होगा? जब आपने कंप्लेंट दी और जिस दिन तक आपकी कंप्लेंट का सुलटारा नहीं होता, कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता, वो जो पीरियड है वो 45 डेज की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। यस, अगर मान लीजिए उसमें 7 महीने लग गए या 9 महीने लग गए तो 9 महीने जो रहेंगे वो उस 45 दिन की कैलकुलेशन में एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे। अपन इसको एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आज मैंने 20 मार्च को एक माल ख़रीदा और मुझे पता चला कि इसमें ख़राबी है, डिफेक्ट है। मैंने 25 मार्च को मेरे सप्लायर को एक मेल करी रिटर्न में कि भैया ये आपके में माल था, ये डिफेक्ट है, इसको आप चेंज करो या सही करो, व्हाटएवर जो भी मेरी शिकायत थी मैंने उसको लिखित में दे दी, कंप्लेंट दर्ज करा दी। अब जो हमारा केस था वो चला, आपस में बैठे, सुलटारा हुआ, ये हम कोर्ट में गए, जैसा भी रहा। मान लीजिए 1 साल बाद में मान लीजिए अपन 25 दिसंबर को हमारा फैसला हो गया कि भाई अब ये भी करना है, कम पैसे कम ज़्यादा हमारे हो गए। 25 दिसंबर को हमारा रिटर्न एग्रीमेंट हो गया कि हमारा जो केस था, आपस में डिस्प्यूट था, वो रिजॉल्व हो गया। अब उसके बाद क्या होगा इस केस में? तो आपका जो पहले माल आया था 20 मार्च, आपने केस दाखिल किया था 25 मार्च, तो 25 मार्च से लेकर 25 दिसंबर तक का जो पीरियड है वो 45 डेज़ की कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा। अब आपके 45 डेज़ कैसे काउंट होंगे? 20 मार्च से लेके 25 मार्च और फिर 25 दिसंबर से लेके नेक्स्ट 40 डेज़ जो भी रहेंगे, ये पीरियड आपका रहेगा पेमेंट करने के लिए। तो अब एक बार क्वेरी आती है कि सर हम तो सब में ऐसे कर लेंगे। तो दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, ये जेन्युइन केस है कि अगर आपके साथ कोई दिक्कत है तो ही आपको ये करना है, अदरवाइज़ क्योंकि इस केस में क्या है, कल को इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे रिकॉर्ड मांग सकता है, डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि भाई ऐसा क्या था, आपने क्या किया, कल को केस हुआ तो केस में क्या डिसीजन आया, केस में कितना टाइम लगा। मान लीजिए आपने केस किया और 6 महीने बाद साल भर बात करें कि अब वही का वही फैसला हो गया कि अमाउंट सही था, तो एक
जेन्युइननेस डाउटफुल हो जाती है कि यार ये जेन्युइन तो ट्रांजेक्शन नहीं है, ये कुछ झोल झापाला है, तो उस केस में आपका इनकम टैक्स ऑफिसर वो आपको खर्चा डिसअलाउड कर देगा, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। अब एक क्वेरी आती है कि लोग कई कह रहे हैं कि सर मान लीजिए 31 मार्च को जो भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है उनको मैं एक पीडीसी फाड़ के दे दूंगा कि भाई 90 दिन तक चलता है, तो मैं उनको मई या जून की डेट का एक चेक फाड़ के दे दूंगा, 31 मार्च को मेरे क्रेडिटर्स जीरो हो जाएंगे, और उसके बाद मई जून में मैं क्या करूँगा, नए चेक उनको चेंज करके दे दूंगा। तो दोस्तों ये एक विंडो ड्रेसिंग है और ये करना बिल्कुल गलत है। अगर आपको कोई सलाह देता है तो बिल्कुल गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि विंडो ड्रेसिंग करना आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए 31 मार्च को क्लियर रहते हैं तो आपसे मांगा जा सकता है कि भैया इनको पेमेंट कब कब किया, फिर उस समय आप दिखाएंगे भी हमने 31 मार्च को चेक दिया था लेकिन वो क्लियर तो हमने जून में हुआ नहीं, जून में नया चेक दे दिया, वो जाके क्लियर हुआ दिसंबर में, तो उस समय भी इनकम टैक्स ऑफिसर वो खर्चा आपकी इनकम में ऐड कर देगा और आप पे टैक्स लगा देगा। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आपको ऐसी प्रैक्टिस से बचना चाहिए। अब दूसरी क्वेरी आती है कि सर मेरे जो ओपनिंग बैलेंस थे, मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले के जो पुराने मेरे क्रेडिटर्स हैं उस पर भी ये प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा क्या? तो दोस्तों ये प्रोविज़न आपके फाइनेंशियल ईयर 23-24 की ट्रांजैक्शन पे ही एप्लीकेबल होगा। जो भी आपका अमाउंट 1 अप्रैल 2023 को आउटस्टैंडिंग था उस पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जी हाँ, आपने अगर कोई माल या सेवा 23 के बाद या 1 अप्रैल 23 के बाद ही ली है तो ही ये ट्रांजैक्शन उस पर एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज ये प्रोविज़न इस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपकी जो भी समस्याएं होंगी या जो भी कन्फ्यूजन होंगे इस वीडियो के माध्यम से मैं उनको दूर कर पाया हूँगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने कलीग्स के साथ में इसको शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।